हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और मजे में हो गए। आज एक नए चैप्टर के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का चैप्टर बेसिकली हमारे पास कौन सा है? आज का चैप्टर हमारे पास है आवर चेंजिंग अर्थ। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, अगर एक बार चैप्टर के नेम से समझने का ट्राई करें कि ये चैप्टर बेसिकली किस चीज के ऊपर बात करता है। अगर चैप्टर का हम जिसको आप कहते हैं ओवरव्यू, अगर वो ओवरव्यू ले लें कि चैप्टर बेसिकली किस, देखो इससे पहले स्टार्ट करें एक चीज बताना चाहूंगा। आज ना मेरे छाला है तो मैं थोड़ा आराम आराम से बोलूंगा, थोड़ी आवाज मेरी मतलब क्लियर ना आए तो उसको थोड़ा हैंडल कर लेना। ठीक है, दवाई ले रहा हूं मैं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आवर चेंजिंग अर्थ इज द चैप्टर। चैप्टर के नाम से अगर हम समझने का ट्राई करें कि चैप्टर बेसिकली किस चीज के ऊपर है, तो आवर चेंजिंग अर्थ, हमारे अर्थ में जो चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ नई चीजें बन रही हैं, कुछ पुरानी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो जितने भी चेंजेस हैं जो हमारे अर्थ में इस टाइम पे हो रहे हैं, उनके बारे में बेसिकली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कितने तरह के वो चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. ठीक है, अगर याद करो तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में जो हमने दो चैप्टर्स पढ़े उन दोनों में से किसी एक चैप्टर में हमने ये पढ़ा था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, जो पहला चैप्टर था। ठीक है, उसमें पढ़ा था हमने। तो इसमें कहा है कि लिथोस्फेयर की जो प्लेट है, जैसे मान लो ये लिथोस्फेयर है, तो ये लिथोस्फेयर जो है, ये लिथोस्फेयर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस लिथोस्फेयर के अंदर कुछ क्रैक्स प्रेजेंट है, इस लिथोस्फेयर के अंदर कुछ ऐसे क्रैक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो क्रैक्स प्रेजेंट है, इन क्रैक्स के चलते जो एक एरिया सेपरेट हो रहा है, जैसे मान लो पूरा लिथोस्फेयर है, अब इस लिथोस्फेयर में ये क्रैक प्रेजेंट है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, उन क्रैक्स के चलते, लिथोस्फेयर में प्रेजेंट क्रैक्स के चलते जो एरिया डिवाइड हो रहा है, जो क्रैक्स जो है वो जो एरिया डिवाइड कर रहे हैं, उन डिवाइडेड एरिया को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। इन प्लेट्स को, इन डिवाइडेड एरियाज को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये प्लेट्स बहुत स्लोली ग्रेजुअली मूव कर रही होती है, मोशन में होती है। मोशन क्या होता है नहीं जानते होंगे, बेसिकली हम लोग इनमें कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है और बहुत ग्रेजुअल होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट इनमें हो रही होती है। This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. ठीक है, तो क्या कहा गया है कि मूवमेंट हो रही होती है, हमने जान लिया कि मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन ये मूवमेंट होती क्यों है, बात इसकी है मूवमेंट होती क्यों है। देखो, ज्योग्राफी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी को अपने आसपास फील करो। एक चीज बताता हूं, अभी पहले टॉपिक समझा दूं, फिर एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसको घर पे करना। कहा गया है कि हमको पता है, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा, यानी कि हीट के फॉर्म में लिक्विड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, ये मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट है। अब उस मॉल्टन मैग्मा के ऊपर हमारी लिथोस्फेयर प्रेजेंट है। ठीक, इस मॉल्टन मैग्मा के ऊपर हमारी लिथोस्फेयर प्रेजेंट है। अब ये मॉल्टन मैग्मा हमेशा मूवमेंट करता है, ये मॉल्टन मैग्मा हमेशा सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होता है, मतलब ये कुछ ऐसी मूवमेंट कर रहा होता है, ये मॉल्टन मैग्मा ऐसी मूवमेंट कर रहा होता है। अब इस मैग्मा की ऐसे सर्कुलर मूवमेंट के चलते, क्योंकि लिथोस्फेयर ऊपर होता है, तो मॉल्टन मैग्मा के चलते, जो मॉल्टन मैग्मा मूव कर रहा है, इसी के चलते उसके जो ऊपर की लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो भी मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअसली स्लोली ग्रेजुअली मूव कर रही होती हैं, मूवमेंट में होती हैं। दूसरी चीज, क्यों मूव कर रही होती हैं, क्योंकि उनके नीचे का जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जिसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट में होता है। ठीक है, अब एग्जांपल, अगर इस फिनोमेना को समझना है, अगर इस मूविंग के फिनोमेना को समझना है,
तो घर पे जाना, मतलब घर पे ही हो गए, एक बकेट लेना, बकेट बाल्टी जो भी होगा उसको लेना, उसको भर देना पानी, और कागज के, जैसे एक पेज होता है कागज का, एक मिनट, ये देखो जैसे ये पेज है कागज का, इस पेज को बीच से फाड़ना, ठीक है, इस पेज को बीच से फाड़ना और इसको उस पानी के ऊपर डाल देना, इसको उस पानी के ऊपर डाल देना, और फिर पानी में हल्का सा क्या करना, मूवमेंट करना। तुम देखोगे जब पानी में मूवमेंट होगा तो वो जो कागज के टुकड़े तुमने डाले हैं वो कागज के टुकड़े भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, करना, समझ में आ जाएगा, ये फिनोमेना समझ में आ जाएगा। और नहीं होगा तो मैं कल एक एक्सपेरिमेंट क्लास में करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, ये जो मैंने बताया तुमको ये मैं कल क्लास में करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मूवमेंट होती है, क्यों होती है, ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. ठीक है, तो अब ये जो मूवमेंट होती है, क्योंकि पूरा लिथोस्फीयर हिल जा रहा है एक तरह से, पूरा लिथोस्फीयर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इन मूवमेंट के चलते अर्थ में कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उन चेंजेस के चलते बहुत सारी नई चीजें बनती हैं, बहुत सारी नई चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें बनती हैं। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. ठीक है, अब अर्थ में जो मूवमेंट होती है वो होती है फोर्सेस की वजह से, कुछ फोर्स लग रही है तभी तो मूवमेंट होगी। नाइन्थ में जाओगे जब साइंस में तो पढ़ोगे कि फोर्स मूवमेंट तभी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जब फोर्स लगती है, ठीक है। फोर्स मतलब धक्का समझ लो एक तरह का, ठीक है। तो मूवमेंट तभी होती है जब फोर्स लगती है, तो यानी कि फोर्स जो मूवमेंट है वो फोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम बात करें मूवमेंट की, बढ़ा देंगे इसको, बढ़ा देंगे इसको, बीच में लिखना ना कि बात करें अगर अर्थ के मूवमेंट की, तो अर्थ की मूवमेंट दो तरह की होती है, एक होती है एंडोजेनिक मूवमेंट, एक होती है एक्सोजेनिक मूवमेंट। एंडोजेनिक मूवमेंट होती है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, और एक्सोजेनिक मूवमेंट होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। तो अर्थ की मूवमेंट दो फोर्सेस की वजह से होती है, एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अगर बात करें इस एंडोजेनिक फोर्सेस की, कि बेसिकली एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, तो जो फोर्सेस, ध्यान से सुना, जो फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट के अंदर लग रही होती हैं, ठीक है, वो फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर लग रही हैं, ठीक है। अर्थ का क्रस्ट है यानी कि लिथोस्फीयर, उस लिथोस्फीयर के नीचे, उस लिथोस्फीयर के अंदर अगर कोई फोर्स लग रही है तो उनको कहते हैं हम एंडोजेनिक फोर्सेस, और उस अर्थ के क्रस्ट यानी कि अर्थ के लिथोस्फीयर के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है तो उस फोर्स को हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो यही जो मॉल्टन मैग्मा फोर्स लगाता है ना नीचे से, वो एक एग्जांपल है किसका, एंडोजेनिक फोर्सेस का। बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की, तो ऊपर जो स्ट्रक्चर के ऊपर, जो रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्सेस लगती हैं, जैसे विंड इरोजन, सॉइल इरोजन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, जो सारी ऊपर से फोर्सेस लगती हैं उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कुछ मूवमेंट्स होती हैं, नहीं, एंडोजेनिक फोर्सेस के भी दो टाइप्स होते हैं, एक सडन फोर्स और एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। एक सडन फोर्सेस और एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समझ में आ गई कि एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, बेसिकली वो फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर लग रही हैं, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट के अंदर से जो फोर्सेस लग रही हैं वो है एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस भी दो टाइप की होती है, सडन फोर्सेस और डिस्ट्रोफिक फोर्सेस, सडन फोर्सेस और डिस्ट्रोफिक फोर्सेस। अगर बात करें
सडन फोर्सेस की। तो सडन फोर्सेस नाम से ही समझ में आ रहा है वो फोर्सेस जो सडनली लगती हैं, अचानक से लगती हैं, बहुत तेजी से लगती हैं, ठीक है। जो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो स्ट्रेंथ होती है उन फोर्सेस की, वो बहुत हाई होती है, ठीक है। जिससे जो चेंजेस आते हैं अर्थ में वो बहुत सडन चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, समझ में आ गया। दूसरा होती है डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस, सॉरी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और इन्हीं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के चलते डायस्ट्रॉफिक चेंजेस होते हैं। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मतलब जो स्लोली ग्रेजुअली फोर्सेस लग रही हैं, नॉर्मली सिर्फ कॉन्टिन्यूसली स्लोली ग्रेजुअली लगती जा रही हैं, उनको हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और इनके चलते अर्थ में चेंजेस आते हैं, लेकिन बहुत स्लो चेंजेस आते हैं, ठीक है। सडन चेंजेस की बात करें तो सडन चेंजेस से कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। सबसे पहला तो अर्थक्वेक्स। जो अर्थक्वेक्स आते हैं, अभी हम अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं। वो अर्थक्वेक्स इन सडन फोर्सेस की वजह से आते हैं। दूसरा लैंडस्लाइड्स। जो लैंडस्लाइड्स आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं, वो भी इन्हीं सडन फोर्सेस की वजह से आती हैं, ठीक। लैंडस्लाइड्स और क्या था, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स। वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं वो भी इन्हीं सडन फोर्सेस की वजह से होती हैं। अब अगर बात करें डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मैंने बताया अभी कि स्लोली ग्रेजुअली लगती हैं, लेकिन इनसे अर्थ में चेंजेस आते हैं, लेकिन वो बहुत स्लोली आते हैं। तो इसमें एक जो एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन आप में नहीं दिया है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन आप आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सडन डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बेसिकली कैसे लगती हैं। मान लो ये कोई लैंड बॉडी है, ये दूसरी कोई लैंड बॉडी है, ठीक है। ये एक कोई लैंड बॉडी है, दूसरी कोई लैंड बॉडी है। इसके बीच में प्रेजेंट है क्या, इसके बीच में प्रेजेंट है वाटर, ठीक है। ये एक लैंड बॉडी, ये एक लैंड बॉडी, बीच में प्रेजेंट है वाटर। अब इन्हें प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये लैंड मासेस जो है, दोनों लैंड मासेस जो है ये पास आते हैं, ये पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं। तो जब ये पास आएंगे, कोई भी चीज को जब ये पास आएंगे तो ये जो वाटर वाला पार्ट है कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर अपलिफ्ट होगा और वेदर में आने वाले चेंजेस की वजह से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक वाटर बैलून लो, ठीक है, वाटर बैलून पूरा भर दो, ठीक है, और उसको दोनों साइड से प्रेस करो तो देखोगे उसके शेप में चेंज आएगा। वही सेम चीज होती है कि ये इधर से इधर, ये इधर से इसकी तरफ जा रहा है, ये इधर से इसकी तरफ जा रहा है, जिसके चलते ये जो वाटर बॉडी है ये कंप्रेस हो रही है और ये कंप्रेस होके फ्रीज होके एक माउंटेन का फॉर्म ले रही है, ठीक। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में हमने देखा कि मूव करती हैं, बहुत स्लोली मूव करती हैं, तो ये भी एक स्लो प्रोसेस है। तो वो एक एग्जांपल है। जैसे जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कितनी हाई पीक है, वो मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं उसको, जब दो लैंड मासेस पास आए, उससे बना हमारा माउंट एवरेस्ट। जितने भी माउंटेन्स आप देखोगे वो इसी प्रोसेस से बने हैं। कोई ऐसा माउंटेन नहीं होगा आपको जो बिना इस प्रोसेस के फॉलो हुए बन गया हो। ये क्लियर है? बताओ भाई इसको भी। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में होती हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क्स। इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क्स। इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क्स। इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क्स। अब इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क्स में क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस हमने देखा था कि एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर लग रही होती हैं। तो अब जब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर लगती है ना, तो वो एरोजनल और डिपोजिशनल वर्क करती हैं। मतलब ऊपर से मिट्टी को तोड़ती हैं, कहीं दूसरी जहां मिट्टी बनाती हैं उस मिट्टी को ले जाके उड़ा के, तो उससे इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क से ये नई लैंड मासेस का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इनके कॉजेस कौन कौन से हैं बेसिकली? जैसे विंड हो गया, रिवर से हो गया, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक। समझ में आ गया पूरा? आगे चलते हैं।
Androgenic forces sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. ठीक है, तो ये बताया गया है कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो कुछ सडन मूवमेंट्स करती हैं और कुछ डायस्टॉपिक मूवमेंट्स करती हैं. इन सडन मूवमेंट्स में बहुत सडनली चेंज आता है और डायस्टॉपिक मूवमेंट्स में बहुत ग्रेजुअली चेंज आता है. ये सिर्फ बुक में कहा है, ये तुमको समझाया नहीं है पूरा बुक में किस तरह से क्या होता है. ये मैंने तुमको अपनी तरफ से बताया ताकि वो क्लियरिटी मिल सके. ठीक है, इसमें कहा है कि इन सडन चेंजेस की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं और वो अर्थक्वेक्स काफी हाई अमाउंट में लॉस करते हैं, बहुत ज्यादा लॉस करते हैं. तो अर्थक्वेक बेसिकली आते कैसे हैं, उनका क्या प्रोसेस है. A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. ठीक है, अगर बात करें एक वॉल्केनो की, वॉल्केनो क्या है, ये मान लो पूरा अर्थ का सरफेस है, ये लिथोस्फीयर है, नीचे मैग्मा है. ठीक है, नीचे मैग्मा है. अब इस अर्थ के सरफेस में एक छोटी सी ओपनिंग आ गई. ठीक, तो यही जो अर्थ के सरफेस में एक छोटी सी ओपनिंग आ गई ना, इसी को हम कहते हैं वॉल्केनो. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉल्केनो. और इसी यही मॉल्टन मैग्मा जब एक्सटेंसिव प्रेशर डाल देता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है इस अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, तो ये मॉल्टन मैग्मा जो होता है वो इस अर्थ के जो ओपनिंग जो वॉल्केनो है उससे बाहर आता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है. Similarly, when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गई वॉल्केनो और वॉल्केनिक एरप्शंस की. अब इधर बात करते हैं अर्थक्वेक्स की. कि अर्थक्वेक्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये समझ में आ गया ना. अब बात करते हैं अर्थक्वेक्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, 3D बनाओ, 3D में समझना. मान लो ये एक कोई लैंड मास है, ये एक कोई लैंड मास है, ये कोई दो लैंड मासेस हैं. अब ये दो लैंड मासेस आपस में पास आएंगे. ठीक, ये दो लैंड मासेस पास में आएंगे क्योंकि इनमें फोर्स लगेगी, मूवमेंट हो रही है ना, तो उस मूवमेंट के चलते पास आएंगे. ठीक है भाई, पास ले आओ इनको. पास ले आए, ये इसमें आके भिड़ गया. ठीक, ये इसमें आके भिड़ गया. अब भिड़ गया तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो दिखाता हूं मैं. देखो, मान लो ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. ठीक है, ये दोनों पास आ रही हैं. क्यों? क्योंकि इनके नीचे जो है, नीचे फोर्स लग रही है, तो ये दोनों पास आ रही हैं. अब पास आ रही हैं, अब यहां पे आके ये रुक गई. ठीक, यहां पे आके रुक गई. अब फोर्स लग रही है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गई. जब बहुत ज्यादा फोर्स लग जाती है तो ये क्या कर जाती है, ये स्लाइड कर जाती है, एक एक के नीचे पहुंच जाती है, एक एक के नीचे पहुंच जाती है, स्लाइड कर जाती है. इस स्लाइड के चलते, इस भिड़ंत के चलते वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. जो वाइब्रेशंस जिस पॉइंट पे टकराती हैं उससे सर्कुलर पाथ में, उससे सर्कुलर ऑर्बिट में जो पूरा मास होता है, जो पूरा लैंड मास होता है, वो पूरे लैंड मास में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम जाती हैं. इन्हीं वाइब्रेशंस के चलते जो है अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है. समझ में आ गया अर्थक्वेक कैसे बनता है. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. Greater damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देता हूं, रुक जाओ. देखो, अर्थ के नीचे मैग्मा ही मूवमेंट हो रही है. उस मैग्मा के मूवमेंट के चलते टेक्टोनिक प्लेट्स पास आ रही हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स पास में आई, भिड़ गई. अब मूवमेंट तो हो रही है, ये मूव तो कर रही हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. एक टाइम ऐसा आता है जब फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चढ़ जाती हैं. जब स्लाइड करके चढ़ जाती हैं तो जैसे स्लाइड करके चढ़ी है, तो अब यहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. इस पॉइंट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. वाइब्रेशन इस पॉइंट से घूमते ऊपर अर्थ के सरफेस पे आती हैं. जब अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन आ जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर देती हैं. अब
अर्थ क्रस्ट के नीचे, जैसे अर्थ क्रस्ट के नीचे हो रहा है ना, अर्थ क्रस्ट टकराई टकराई, तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई वो अर्थ क्रस्ट के नीचे से प्रोड्यूस हुई ना, तो जिस पॉइंट से प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। और जब वो ऊपर आती है तो जो क्लोजेस्ट पाथ होता है, जो इस फोकस के ऊपर सबसे क्लोजेस्ट पाथ होता है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। वॉल्केनोज से सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, जो सबसे ज्यादा लॉस होता है, वो इसी एपिसेंटर के पास होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन सबसे तेज होती हैं। जैसे जैसे वाइब्रेशन दूर जाती चली जाती हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा एपिसेंटर के पास हमको फील होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. ठीक है, तो अर्थक्वेक को बेसिकली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है कि हम अर्थक्वेक डिटेक्ट कर सकते हैं कि कब किस टाइम पे आने की संभावनाएं हैं। इससे होता क्या है, हम अर्थक्वेक्स को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने खुद की प्रिपरेशन कर सकते हैं। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come on the surface। ठीक है, तो स्नेक का सरफेस पे आ जाना, एनिमल्स का मूवमेंट, ये सारी चीजें बेसिकली लोकल पीपल के लिए होती हैं कि वो इससे वो ये अंदाजा लगाते हैं कि अर्थक्वेक कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट खत्म। फिर अर्थक्वेक प्रिपरेशन के बारे में दिया है कि जब अर्थक्वेक आए तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सेफ स्पॉट पे चले जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक फायर प्लेस से या फिर अगर कोई इलेक्ट्रिकल प्लेस है उससे दूर रहना चाहिए, और हमको मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ रेडी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर लैंडफॉर्म्स। इसको हम कल उठाएंगे क्योंकि आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, वो अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो कुछ क्रैक्स के चलते डिवाइडेड होता है। उन डिवाइडेड जो क्रैक्स के चलते जो एरिया डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। वो टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही होती हैं। क्यों मूव कर रही होती हैं? क्योंकि उनके नीचे मॉल्टन मैग्मा होता है। उस मैग्मा के मूवमेंट के चलते वो ऊपर से मूव कर रही होती हैं। अब ये मूवमेंट दो तरह की होती है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। सॉरी, फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो जो अर्थ के अंदर लग रही होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस वो जो अर्थ के बाहर लग रही होती है। एंडोजेनिक फोर्सेस दो तरह की, सडन और डायस्ट्रोफिक। सडन फोर्सेस वो जो बहुत जल्दी चेंज कर देती है अर्थ के स्ट्रक्चर में, और डायस्ट्रोफिक वो जो स्लोली ग्रेजुअली अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज करती हैं। सडन फोर्सेस के एग्जांपल अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन। फिर आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर से लग रही होती हैं। ये बेसिकली इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क करती हैं, जैसे विंड, रिवर्स, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। फिर हमने समझा कि वोल्केनो कैसे वर्क करता है। तो अर्थ के क्रस्ट में छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जब मॉल्टन मैग्मा बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो ओपनिंग्स के थ्रू वो मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। और ये जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे मैग्मा बाहर आता है उसको हम कहते हैं वोल्केनोस। ठीक है, फिर हमने समझा अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होता है। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में पास में आती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, फोर्स लगती रहती है, लेकिन ये फोर्स मूवमेंट नहीं हो रही होती है क्योंकि ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं। जब ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। चढ़ने की वजह से नीचे के साइड से फोकस से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो वेव्स पूरे उस सरफेस पे पहुंच जाती हैं, जिसके चलते अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अर्थक्वेक फोकस के ऊपर वाला जो कुछ एरिया होता है उसको हम कहते हैं बेसिकली एपी सेंटर। ठीक है, ले जाओ, उसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं एपी सेंटर। इसी के साथ एंड करते हैं इसकी आज की वीडियो को। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बाय बाय बाय।